हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, हाय हेलो। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और दोस्तों अच्छी प्रिपरेशन चल रही होंगी। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे दोस्तों मुगल एम्पायर के बारे में, यानी मुगल साम्राज्य के बारे में। तो दोस्तों, हम 3 सुल्तानों के बारे में ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। तो दोस्तों, हमने चर्चा की थी बाबर, हुमायूं और अकबर के बारे में। तो दोस्तों, उसी कड़ी में दोस्तों हम आगे बात करेंगे जहांगीर के बारे में। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जहांगीर है, जहांगीर का जो रूलिंग पीरियड है वो कितना है? 1605 से 1627। 22 साल का दोस्तों रूलिंग पीरियड है किसका? जहांगीर का। और दोस्तों, जहांगीर के शासनकाल को ना चित्रकला चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं जहांगीर के बारे में। तो दोस्तों, जहांगीर का जो जन्म था ना, जहांगीर का जन्म हुआ था 1569 में, फतेहपुर सीकरी में हुआ था दोस्तों। और इसका जो फादर है वो कौन है? अकबर है। और मदर कौन है? जोधाबाई। दोस्तों, इसका जो बचपन का नाम है ना, इसके बचपन का क्या नाम है? सलीम। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसके जो बचपन का नाम है वो है सलीम। जो दोस्तों, जो अकबर था ना, अकबर का जो गुरु था शेख सूफी संत जो था शेख सलीम चिश्ती। तो दोस्तों, शेख सलीम चिश्ती के ही नाम पर दोस्तों इसका क्या नाम रखा गया था दोस्तों? सलीम। तो दोस्तों, इसका राज्याभिषेक यानी इसका कोरोनेशन कब हुआ था? 1605 में। 1605 में इसका राज्याभिषेक हुआ। तो दोस्तों, 1605 में इसका राज्याभिषेक हुआ। दोस्तों, इसका जो मुख्य प्रशिक्षक था ना, यानी चीफ इंस्ट्रक्टर, तो दोस्तों इसका जो मुख्य प्रशिक्षक था वो कौन था? अब्दुल रहीम खान ए खाना। अब्दुल रहीम खान ए खाना। अब्दुल रहीम खान ए खाना इसका मुख्य प्रशिक्षक था। और दोस्तों, 1585 में सलीम ने किससे विवाह कर लिया दोस्तों? मानबाई से। दोस्तों, सलीम ने विवाह कर लिया किससे? मानबाई से। और दोस्तों, ये जो मानबाई थी ना, मानबाई डॉटर थी किसकी? राजा भगवान दास की। तो दोस्तों, मानबाई डॉटर थी किसकी? राजा भगवान दास की। भगवान दास की। तो दोस्तों, जो राजा भगवान दास थे वे आमेर के शासक थे। और दोस्तों, मानबाई से सलीम से जो पुत्र प्राप्त हुई दोस्तों, उसका जो पुत्र था उसका क्या नाम था? खुसरो। तो दोस्तों, मानबाई से इसको खुसरो पुत्र पैदा हुआ। और दोस्तों, 1588 में इसने दूसरी शादी कर ली। तो दोस्तों, 1588 में इसने दूसरी शादी कर ली। और दोस्तों, किससे की दोस्तों? जगत गोसाई से इसने दूसरी शादी कर ली। तो दोस्तों, ये जो जगत गोसाई थी राजा उदय सिंह की पुत्री थी। और दोस्तों, इससे जो पुत्र प्राप्त होता है दोस्तों उसका क्या नाम है? खुर्रम, जो बाद में क्या कहलाएगा? शाहजहां। जैसे ही 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा जहांगीर, तो ये बात रास नहीं आई उसके बड़े बेटे खुसरो को। उसने 1606 ईस्वी में जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया। तो दोस्तों, 1606 में जब जहांगीर का जो बड़ा बेटा ना खुसरो विद्रोह कर देता है जहांगीर की तरफ, तो दोस्तों, इस जो खुसरो का जो विद्रोह होता है ना, इसमें खुसरो की मदद करता है गुरु अर्जुन देव, जो सिखों के 5वें गुरु हैं। तो इसलिए जहांगीर ने सोचा है कि गुरु अर्जुन देव ही मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़का रहा है। तो दोस्तों, ये क्या कर देता है? गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा देता है और अपने बेटे खुसरो को अंधा करवा दिया। और यहीं से दुश्मनी शुरू हुई मुगलों और सिखों के बीच, क्योंकि गुरु अर्जुन देव ने ना अपने बेटे हरगोविंद ने सबसे पहले एक सेना तैयार की जो मुगलों के खिलाफ लड़ने को तैयार थी। तो जहांगीर के ही तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे जहांगीर के दरबार में ना दोस्तों 1608 में, जहांगीर के दरबार में 1608 में कैप्टन हॉकिंस। तो दोस्तों, जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस 1608 में समुद्री मार्ग से आने वाला पहला अंग्रेज था, जिसको दोस्तों इंग्लिश खां यानी द किंग ऑफ इंग्लिश दोस्तों इसको कहा जाता है, यानी इंग्लिश खां की उपाधि मिली हुई है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव था
और भारत में फैक्ट्री लगाने की परमिशन लेने के लिए आया था जहांगीर से। इसलिए जहांगीर ने इनिशियली मछलीपट्टनम में अंग्रेज़ों को फैक्ट्री लगाने की परमिशन दी, लेकिन अंग्रेज़ों की पहली अस्थायी फैक्ट्री थी ना, टेम्परेरी, यानी जो मछलीपट्टनम में लगी, लेकिन अंग्रेज़ों ने भारत में पहली फैक्ट्री 1613 में दोस्तों लगाई थी। 1613 में पहली स्थायी फैक्ट्री कहाँ लगाई गई थी? सूरत में। तो दोस्तों स्ट्रेटेजी का क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार दोस्तों। अंग्रेजों ने भारत में पहली फैक्ट्री 1613 में स्थायी रूप से सूरत में लगी थी, और इसके बाद 1615 में एक और अंग्रेज जहांगीर के दरबार में आया दोस्तों। उसका क्या नाम था? सर टॉमस रो। तो दोस्तों सर टॉमस रो, जिसे किंग जेम्स प्रथम ने भेजा था। तो दोस्तों तो इसके बाद दोस्तों 1611 में क्या होता है? 1611 में जहांगीर ने मेहरुनिसा से विवाह कर लिया, लेकिन इसका पहला विवाह अली कुली बेग, दोस्तों इसका जो पहला जो विवाह था ना, वो किससे हुआ था? अली कुली बेग, जिसको क्या कहा जाता था? शेर अफगान से हुआ था, जिसकी हत्या जहांगीर ने की थी। और इससे ज़बरदस्ती विवाह कर लिया था किसने? जहांगीर ने। और मेहरुनिसा से विवाह करके जहांगीर ने टाइटल दिया नूरजहाँ को, यानी जो मेहरुनिसा थी ना, मेहरुनिसा को जो टाइटल दे दिया नूरजहाँ का, यानी अब इतिहास में नूरजहाँ से जानी जाएगी और कहलाई मुगल साम्राज्य की सबसे प्रसिद्ध महारानी इसलिए कहलाई क्योंकि ये जहांगीर की गैर मौजूदगी में प्रशासन चलाती थी। क्योंकि दोस्तों जो जहांगीर था ना, जहांगीर अफीम और शराब का आदी था, यानी बहुत बड़ा नशेड़ी था ही। तो दोस्तों जो ये था नूरजहाँ के जो पिता था ना, नूरजहाँ के पिता ने दोस्तों महावत खां पर विजय प्राप्त की थी। नूरजहाँ के पिता कौन थे दोस्तों? नूरजहाँ के पिता थे मिर्जा गयास बेग। और दोस्तों मिर्जा गयास बेग को ना जहांगीर ने एतमादुल्ला की उपाधि दी थी। एतमादुद्दौला। तो दोस्तों जहांगीर ने मिर्जा गयास बेग को एतमादुद्दौला की उपाधि दी थी। तो दोस्तों जो टॉम है ना, एतमादुद्दौला का जो टॉम है दोस्तों, ये कहाँ है? आगरा में। तो दोस्तों ये पहला ऐसा टॉम है जो पितरादुरी शैली का प्रयोग, यानी इसको बनाने के लिए ना पितरादुरी शैली का प्रयोग हुआ था दोस्तों। पहली बार सजावट के लिए दोस्तों इसमें पितरादुरी शैली का प्रयोग हुआ था। और दोस्तों ये जो टॉम्ब ऑफ एतमादुल्ला था ना, यानी जो मकबरा था एतमादुद्दौला का दोस्तों, ये नूरजहाँ ने बनवाया था। और दोस्तों जो नूरजहाँ थी ना, नूरजहाँ की माँ का क्या नाम था दोस्तों? असमत बेगम। नूरजहाँ की माँ का नाम था असमत बेगम। दोस्तों नूरजहाँ की माँ का क्या नाम था? असमत बेगम। दोस्तों जो गुलाब की पंखुड़ियों से इत्र बनाने का आविष्कार किया था इसने। तो दोस्तों इसने क्या किया था? गुलाब की पंखुड़ियों से इत्र बनाने का आविष्कार किया था। तो दोस्तों अब हम आगे बात करते हैं। तो दोस्तों इनके बारे में मैंने बता ही दिया कि दोस्तों आमेर के राजा भगवान दास की जो पुत्री थी मानबाई, इससे इसको पुत्र की रत्न की प्राप्ति होती है, जिसका क्या नाम है? खुसरो। उसके बाद मारवाड़ के जो राजा है उदय सिंह की पुत्री, जिसको क्या कहा जाता है? जगत गोसाई, इससे पुत्र की प्राप्ति होती है, उसका क्या नाम होता है? खुर्रम, जो बाद में क्या कहलाएगा? शाहजहाँ। और दोस्तों इसके बाद में इसका विवाह होता है नूरजहाँ से 1611 में। तो दोस्तों इसके जो प्रमुख जो सन थे ना, बेटे थे, वो कौन कौन से थे दोस्तों? सबसे पहले था दोस्तों खुसरो। इसने अर्जुन देव का समर्थन प्राप्त था, यानी इसे अर्जुन देव का सहयोग था। उसके बाद जो नेक्स्ट इसका जो सन है वो दोस्तों है परवेज, इसे महावत खां का समर्थन था। और दोस्तों इसके बाद जो थर्ड है वो है खुर्रम, जो बाद में क्या कहलाएगा? शाहजहाँ, इसे जहांगीर का समर्थन था। और उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है शहरयार, इसे नूरजहाँ का समर्थन था। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे नूरजहाँ के बारे में। तो दोस्तों नूरजहाँ के बारे में कुछ बातें तो हम कर चुके हैं और कुछ बातें हम आगे करेंगे। तो दोस्तों जो नूरजहाँ थी
ये किसकी पुत्री थी? मिर्जा गयास बेग की। इसका वास्तविक नाम क्या था? मेहरुनिसा। और दोस्तों 1594 में नूर जहाँ का विवाह किससे होता है? अली कुली बेग, जिसको क्या कहा जाता है? शेर अफगान भी कहा जाता है। तो दोस्तों जहांगीर ने एक शेर मारने के कारण अली कुली बेग को शेर अफगान की उपाधि प्रदान की थी। सर्वप्रथम जहांगीर ने नवरोज त्यौहार के अवसर पर मेहरुनिसा को देखा और 16 मई 1611 में दोस्तों इससे विवाह कर लिया। जहांगीर ने उसे नूर महल व नूर जहाँ की उपाधि प्रदान की। और दोस्तों नूर जहाँ के सम्मान में जहांगीर ने न चांदी के सिक्के जारी किए। जहांगीर ने गयास बेग को शाही दीवान बनाया व एतमादुद्दौला की उपाधि दी। दोस्तों ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जहांगीर के शासनकाल में ईरानियों को उच्च पद प्राप्त हुए। जहांगीर के शासनकाल में ईरानियों को उच्च पद प्राप्त हुए। नूरजहाँ की माँ असमत बेगम से गुलाब से इत्र बनाने की विधि खोजी, यानी इसने एक आविष्कार कर दिया दोस्तों। जो गुलाब था ना, गुलाब की पंखुड़ी से दोस्तों इत्र बना दिया। तो दोस्तों जो नेक्स्ट है वो क्या है दोस्तों? इसके जो काल को है ना, इसके काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। गोल्डन पीरियड ऑफ पेंटिंग्स क्यों कहा जाता है दोस्तों? इसका डिस्कस हम करेंगे। तो दोस्तों जहांगीर से पहले मात्र ग्रंथ के विषयों पर चित्रकारी होती थी। तो दोस्तों आगरा में चित्रशाला का निर्माण करवाया, उसका अध्यक्ष इसने किसे बनाया? आगा खां को अध्यक्ष बनाया। और दोस्तों हमजानामा का जो विषय है वो क्या है? चित्रकला, यानी जो थीम है ना हमजानामा की वो क्या है? पेंटिंग। इसके दोस्तों जो मुख्य जो पेंटर थे ना वो कौन कौन थे दोस्तों? तो दोस्तों जिसमें था आगा रजा, अब्दुल हसन, दोस्तों इनमें से इम्पोर्टेंट है मोहम्मद नासिर, उस्ताद मंसूर, दोस्तों अबुल हसन, बिशनदास, मनोहर और गोवर्धन आदि। दोस्तों ये सभी क्या थे दोस्तों? इसके प्रमुख दरबार के जो प्रमुख क्या थे? चित्रकार थे। तो दोस्तों इसके जो दरबार के ना प्रसिद्ध चित्रकार थे दोस्तों, इसमें जो प्रसिद्ध चित्रकार था ना उस्ताद मंसूर। दोस्तों जो उस्ताद मंसूर था ना, जो उस्ताद मंसूर था ये पक्षी चित्रकारी करता था, यानी बर्ड्स की पेंटिंग करता था, पक्षी चित्रकार था ये। और दोस्तों जो नेक्स्ट है ना, इसी का जो एक पेंटर है जिसका क्या नाम है? अबुल हसन। अबुल हसन। तो दोस्तों अबुल हसन है ना, ये क्या करता था? ये व्यक्तियों के चित्र बनाता था, यानी मैन पेंटिंग करता थी, मैन पेंटिंग। तो दोस्तों जो ये था उस्ताद मंसूर खां, इसको नादिर उल अस्तर की उपाधि जहांगीर ने दी थी। दोनों को दी थी दोस्तों, अबुल हसन को भी और दोस्तों उस्ताद मंसूर को भी। दोस्तों दोनों को कौन सी उपाधि दी थी? नादिर उल अस्तर, नादिर उल अस्तर। तो दोस्तों ये उपाधि दी थी जहांगीर ने। तो दोस्तों क्या हो जाता है उसके बाद दोस्तों 1617 में क्या होता है? 1617 में तो दोस्तों अहमदनगर मिशन पे ना, अहमदनगर मिशन पे दोस्तों खुर्रम को ये भेजता है, खुर्रम को, इसका जो सन है उसको भेजता है अहमदनगर मिशन पे। और अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला है। इसी बात से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहाँ की उपाधि दी थी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो दोस्तों कि क्या कि जो खुर्रम है ना, खुर्रम को शाहजहाँ की उपाधि कब मिली थी दोस्तों? अहमदनगर मिशन के दौरान। अहमदनगर मिशन के दौरान, अहमदनगर मिशन के दौरान दोस्तों इसको कौन सी उपाधि मिली थी? शाहजहाँ की उपाधि मिली थी। तो दोस्तों क्या हो जाता है 1627 में ना, 1627 में इसकी डेथ हो जाती है, 1627 में इसकी डेथ हो जाती है। और दोस्तों जहांगीर के दरबार में ना एक चेन ऑफ जस्टिस थी, यानी जहांगीर के दरबार में ना कोई भी व्यक्ति, जो चेन होती थी ना, एक जंजीर होती थी न्याय की दोस्तों, उसको तो यानी दो शेरों की घंटी होती थी, उसमें दोस्त शेर होते थे, शेरों के गले में ना दोस्तों घंटी होती थी। घंटे को बजाने के बाद दोस्तों जंजीर होती थी, जंजीर को खींचना पड़ता था दोस्तों। इसके बाद है ना उसको न्याय मिल जाता था।
तो दोस्तों 1627 में इसकी डेथ हो जाती है। तो दोस्तों एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि दोस्तों जुनता दल, एक है दोस्तों जुनता दल। तो दोस्तों ये जो जुनता दल है ना, ये नूरजहां ने बनाया था। और दोस्तों इसमें जो शामिल लोग थे ना, वो कौन कौन थे दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों एक तो इसका पिता था जुनता जुनता दल। तो दोस्तों इस दल का क्या नाम है, जुनता दल, जुनता दल। तो दोस्तों जो जुनता दल है ना, जुनता दल में नूरजहां ने कौन कौन से सदस्य शामिल किए थे। एक तो इसका पिता था यानी एतमादुद्दौला, और उसके बाद असमत बेगम इसकी मदर थी, और इसका भाई था कौन था, आसफ खां। और दोस्तों इस ये जो पुत्र था शहजादा यानी जिसको कहा जाता है खुर्रम। तो दोस्तों 1627 तक प्रभाव रहा इस दल का, यानी 1611 से 1622 तक तो दोस्तों प्रथम काल रहा, और 1622 से 1627 दूसरा काल। खुर्रम इस गुट से दोस्तों अलग हो जाते हैं। तो दूसरा काल होता है ना 1622 से 1627। तो दोस्तों इसकी जो डेथ होती है ना, वो कहाँ होती है, 1627 में इसकी डेथ हो जाती है। कहाँ, शाहदरा, शाहदरा लाहौर में, शाहदरा लाहौर में दोस्तों इसकी डेथ हो जाती है। तो दोस्तों इसकी जो ऑटोबायोग्राफी है ना, ऑटोबायोग्राफी क्या है इसकी, तुजुक ए जहांगीरी, तुजुक ए जहांगीरी, या जिसको कहा जाता है जहांगीरनामा। तो दोस्तों ये तुर्क भाषा में लिखी गई थी, लेकिन दोस्तों ये ऑटोग्राफी है ना जहांगीर पूरी नहीं कर पाया। तो दोस्तों इसको जो कंप्लीट करता है ना, वो कौन करता है, मोतबिंद खान, मोतबिंद खान। तो दोस्तों इसको जो कंप्लीट है ना, कंप्लीट कौन करता है, मोतबिंद खान। तो दोस्तों जैसे ही जहांगीर की मौत की खबर लाहौर से पहुंची आगरा, तो अब सबसे जो बड़ी दिक्कत थी वो क्या थी कि उत्तराधिकारी यानी सक्सेसर कौन बने। लेकिन नूरजहां नहीं चाहती थी खुर्रम को गद्दी पर बैठाना, इसलिए खुर्रम ने ज़बरदस्ती खुसरो के बेटे द्वारबक्श को 1627 में बैठाया। लेकिन खुर्रम ने ना लाहौर से आगरा आकर द्वारबक्श को मार दिया, और अगला जो बादशाह था ना वो कौन बन गया, खुर्रम। तो दोस्तों इसमें जो बलि का बकरा है ना, वो कौन बनता है दोस्तों, द्वारबक्श से इसको, इसमें जो बलि का बकरा है वो बन जाता है। और दोस्तों जो अगला बादशाह बनेगा वो कौन बनेगा, खुर्रम, बाय द नेम ऑफ शाहजहां। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे जो जहांगीर है ना, जहांगीर के कौन कौन से मोनूमेंट्स बनवाए इसने। एक तो है एतमादुल्ला का मकबरा, ये बनवाया था दोस्तों आगरा यूपी में, नूरजहां द्वारा अपने पिता मिर्जा गयास बेग हेतु। प्रथम मुगल कालीन इमारत जो पूर्ण रूप से सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। और दोस्तों पितरादुरा नमक जड़ाऊ शैली से इसका निर्माण हुआ है। यहाँ पे दोस्तों ये देख सकते हो, ये है दोस्तों एतमादुल्ला का मकबरा। तो दोस्तों इसके बाद है जहांगीर का मकबरा शाहदरा लाहौर रावी नदी के तट पर, और दोस्तों नूरजहां के द्वारा बनवाया गया है। दोस्तों ये अशोक का प्रयाग स्तंभ दोस्तों समुद्रगुप्त और दोस्तों जहांगीर ने बनवाया है दोस्तों इसको। और दोस्तों गोविंद महल ये राजा वीर सिंह देव के द्वारा बनवाया गया है। तो दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है अब उसके बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों इसके टाइम में जो फर्स्ट अंग्रेज था ना, वो कौन आया था दोस्तों, कैप्टन विलियम हॉकिंस, राजा जेम्स प्रथम का दूत। जहांगीर ने इंग्लिश खां की उपाधि दी थी दोस्तों इसको। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज था। और दोस्तों उसके बाद आया था दोस्तों टॉमस रो। उसके बाद जो फ्रांसिस्को आया था दोस्तों, वो कौन आया था, फ्रांसिस्को पेलसर्ट। इसकी जो किताब थी दोस्तों, इसका क्या नाम था, रिमॉन्स्ट्रेटी। उसके बाद दोस्तों आया था विलियम फिंच। उसके बाद आया था दोस्तों एडवर्ड टेरी। तो दोस्तों ये जो क्रम है ये किसका है, जो यूरोपीय यात्री आए थे जहांगीर के काल में, तो दोस्तों उसके बारे में है। तो दोस्तों जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। यह जंजीर सोने की बनी थी। तो आगरा के किले के शाह बुर्ज व यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में लगवाई गई थी। तो दोस्तों जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने 1606 ईस्वी में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया। खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच युद्ध जालंधर के निकट बेरावल नामक मैदान में हुआ। तो
दूसरों को सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी। तो दोस्तों इसके बाद में ना सिख धर्म और दोस्तों मुगल्स में क्या होता है दोस्तों, रिवोल्ट होने लग जाता है। तो दोस्तों अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने दोस्तों खुर्रम को शाहजहाँ की उपाधि प्रदान की। दोस्तों इसके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे दोस्तों शाहजहाँ के बारे में। तो दोस्तों जो नेक्स्ट सुल्तान है मुगल सल्तनत का दोस्तों, अब उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों इसका क्या नाम है, शाहजहाँ। तो दोस्तों जो शाहजहाँ है इसका रूलिंग पीरियड है वो दोस्तों कितना है, 1627 से 1657। दोस्तों 1592 में दोस्तों इसका जन्म होता है लाहौर में। 1592 में इसका दोस्तों जन्म होता है कहाँ, लाहौर में। और दोस्तों इसका जो बचपन का नाम है वो दोस्तों वो क्या है, खुर्रम। तो दोस्तों 1612 में क्या होता है, 1612 में दोस्तों ये क्या कर लेता है, शादी कर लेता है, किससे, खुर्रम शादी कर लेता है अर्जुमंद बानो बेगम से। अर्जुमंद बानो बेगम से। दोस्तों जो इतिहास में प्रसिद्ध है किस नाम से, मुमताज़ महल से। मुमताज़ महल के नाम से दोस्तों प्रसिद्ध है इतिहास में। तो दोस्तों यहाँ से हम चर्चा करते हैं 1592 में दोस्तों इसका जन्म होता है। पिता का नाम जहांगीर और दोस्तों इसकी माता का नाम जगत गोसाई। का जन्म हुआ था दोस्तों लाहौर में। बचपन का क्या नाम था दोस्तों इसको, खुर्रम। तो दोस्तों उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों अर्जुमंद बानो बेगम, जिसको कहा जाता है मुमताज़ महल भी कहा जाता है, या फिर उसको मलिक ए ज़मानी। और दोस्तों 1631 में क्या हो जाता है, इसकी डेथ हो जाती है। और दोस्तों मलिक ए ज़मानी की यानी मुमताज़ महल की डेथ होने के बाद में दोस्तों ताजमहल का जो निर्माण करवाता है वो शाहजहाँ करवाता है। और दोस्तों उस जैसी इमारतें ना तो अब तक बनी है और ना ही कभी बनेगी दोस्तों, यानी बहुत ही शानदार मोनूमेंट्स है दोस्तों ये। तो दोस्तों जो शाहजहाँ और मुमताज़ महल ना एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे और इनके दोस्तों 14 बच्चे हुए थे, जिनमें से 7 बच्चे मर गए थे और 7 जीवित बचे थे। तो जिन जीवित में दोस्तों इसके 4 बेटे थे। 4 बेटे थे दोस्तों। 4 बेटे कौन कौन से थे दोस्तों, एक तो हो गया दारा सिको। एक तो था दारा सिको जो सबसे बड़ा बेटा था दोस्तों। जो दारा सिको था ना, ये था पंथ निरपेक्ष यानी धर्मनिरपेक्ष शासक था और सारे के सारे धर्मों को बराबर समान सम्मान देता था दोस्तों। इसका नेचर है ना अकबर के जैसा था, इसलिए इसे इतिहास में ना मिनी अकबर के बारे में दोस्तों जो फेमस जो हिस्टोरियन है दोस्तों इतिहासकार लेन पुल ने दोस्तों इसको मिनी अकबर की संज्ञा दी है, यानी मिनी लघु अकबर के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों उसके बाद में इसका जो नेक्स्ट बेटा है ना उसकी बात करते हैं, जिसका क्या नाम है दोस्तों, औरंगजेब। दोस्तों ये जो अहमदनगर का शासक रहता है, ये अहमदनगर का। और दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट है दोस्तों वो कौन सा है, शाह शुजा। दोस्तों जो नेक्स्ट है वो कौन है, शाह शुजा, जो बंगाल से हैं, बंगाल रूल कर रहे थे दोस्तों ये। और उसके बाद जो अंतिम है वो कौन सा है दोस्तों, इनका बेटा मुराद बख्श, जिसको जो ये कहाँ रूल कर रहा है दोस्तों, गुजरात में। तो दोस्तों 1631 में इसी ये जिसका जो 14वां बेटा था ना मुराद बख्श दोस्तों, इसी के जन्म के समय मुमताज़ महल की दोस्तों क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और मरने से पहले वो ये वचन ले लिया था किसने, मुमताज़ महल ने, कि मेरी कब्र पर एक नायाब इमारत का निर्माण करवाओगी जो ना तो कभी बनी है और ना ही फ्यूचर में कभी बनेगी। तो दोस्तों जो नायाब इमारत थी दोस्तों उसे क्या नाम है दोस्तों, ताजमहल था। और दोस्तों इससे नायाब इमारतें अभी तक नहीं बनी है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे दोस्तों इसकी जो 3 बेटियां थी उसके बारे में दोस्तों। पहली है जहां आरा दोस्तों, ये मुमताज़ की हूबहू है, यानी सेम टू सेम मुमताज़ जैसी हैं। मुमताज़ यानी कॉपी है दोस्तों ये मुमताज़ की। और दोस्तों जो नेक्स्ट है दोस्तों वो कौन है, रोशन आरा। उसके बाद तो जो नेक्स्ट है वो दोस्तों वो कौन सी है, गोहन आरा। तो दोस्तों ये 3 बेटियां थी, इसके 4 पुत्र थे।
दोस्तों अब हम बात करते हैं शाहजहाँ के बारे में। दोस्तों 1628 में इसका राज्याभिषेक होता है और सबसे पहले कैपिटल बनाता है 1628 में आगरा, उसके बाद 1638 में बनाता है दिल्ली। तो यमुना के किनारे शाहजहानाबाद पुरानी, जिसको क्या कहा जाता है दोस्तों, अब अभी फिलहाल वर्तमान में पुरानी दिल्ली, ओल्ड दिल्ली का जो पुराना नाम है दोस्तों वो क्या है, शाहजहानाबाद या शाहजहाबाद। तो दोस्तों जो इसने जो मोनूमेंट्स बनवाए थे ना, वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है दोस्तों इसके काल को, यानी इसके काल में दोस्तों कला, शिक्षा, साहित्य के क्षेत्र में पर्याप्त विकास हुआ है। तो दोस्तों इसको स्वर्णिम युग कहा जाता है वास्तुकला का। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं ताजमहल के बारे में। तो दोस्तों ताजमहल आगरा, ताजमहल कहाँ दोस्तों, आगरा में है। और दोस्तों बेगम मुमताज़ महल की याद में बनवाया था। इसका दोस्तों जो आर्किटेक्ट था वो कौन था दोस्तों, जो इसका जो आर्किटेक्ट था यानी स्थापत्य कलाकार वो कौन था, अहमद लाहौरी। और दोस्तों इसकी जो रूपरेखा थी ना वो किसने बनवाई थी दोस्तों, उस्ताद ईसा ने। यानी दोस्तों इसका जो प्रधान जो मिस्त्री था वो दोस्तों उस्ताद ईसा था। और दोस्तों चीफ आर्किटेक्ट था ना, मुख्य स्थापत्यकार दोस्तों वो कौन सा था, उस्ताद अहमद लाहौरी। और दोस्तों सफ़ेद संगमरमर से बनवाया गया था। और दोस्तों जो सफ़ेद संगमरमर था ना, ये कहाँ से मंगवाया गया था दोस्तों, राजस्थान से मंगवाया गया था, राजस्थान के मकराना से। तो दोस्तों राजस्थान के मकराना से बनवाया ये जो सफ़ेद संगमरमर था ना, ये वहाँ से लाया गया था। तो दोस्तों भारतीय, ईरानी व मध्य एशिया के कला का मिश्रण है ये ताजमहल। और दोस्तों हुमायूं के मकबरे जो मकबरा है ये ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। यानी जब ताजमहल नहीं बना था तो दोस्तों इससे पहले जो ताजमहल की जो संज्ञा थी ना वो किसको दी जाती थी दोस्तों, हुमायूं। यानी इसका जो जो हुमायूं का जो टॉम है ना, हुमायूं का टॉम की सेम टू सेम दोस्तों ये क्या है, ताजमहल है, यानी उसका पूर्ववर्ती माना जाता है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं मयूर सिंहासन के बारे में। तो दोस्तों इसका जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया दोस्तों, इसका जो कलाकार था वो दोस्तों वो बेबादल खां था। और दोस्तों पितरादुरा शैली से बनाया गया था दोस्तों ये, जो यूनानी देवता आर्फियस का चित्रण है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करते हैं रेड फोर्ट के बारे में। तो दोस्तों रेड फोर्ट में जो दरवाजे हैं वो कौन कौन से दोस्तों, एक तो पश्चिमी साइड है दोस्तों लाहौर गेट, और उसके बाद दक्षिणी में है दोस्तों दिल्ली गेट। तो दोस्तों इसमें दो डिपार्टमेंट बनाए गए हैं दोस्तों। एक तो दीवान ए आम, यानी 2 दरबार है इसमें। दीवान ए आम तो दोस्तों है आम लोगों के लिए, और जो दीवान ए खास है ना दोस्तों ये है वीआईपी लोगों के लिए। यानी दोस्तों जितने भी वीआईपी पर्सन्स हुआ करते थे ना उस समय वो पर रुकते थे दोस्तों दीवान ए खास में। और दोस्तों इसके बाद में हम बात करते हैं मयूर सिंहासन के बारे में, जिसको क्या कहा जाता है दोस्तों, तख्ते तवुस दोस्तों पितरादुरा शैली में निर्मित है दोस्तों। कोहिनूर हीरा इस पर लगा हुआ था दोस्तों। और दोस्तों इसका जो स्थापत्य कलाकार था दोस्तों बेबादल खां था, और यूनानी देवता आर्फियस को समर्पित है। औरंगजेब ने दोस्तों मोती मस्जिद का निर्माण भी करवाया था दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों आगरा की जो जामा मस्जिद का निर्माण है वह किसने करवाया था, इसकी जो पुत्री थी ना जहां आरा ने। और दोस्तों दिल्ली की जो जामा मस्जिद थी ना उसका जो निर्माण करवाया था शाहजहां ने करवाया था। दोस्तों जो राज्य कवि हैं इसके टाइम में दोस्तों वो कौन था, कलीम, जो फारसी का एक पर्शियन था। उसके बाद दोस्तों जो हिंदी में इसका जो वर्णन है वो किसने किया था दोस्तों, बंशीधर मिश्र व हरिनारायण मिश्र संस्कृत। और दोस्तों सुंदरदास व चिंतामणि हिंदी में। तो दोस्तों दिल्ली में एक कॉलेज का निर्माण करवाया। और दोस्तों कविंद्राचार्य सरस्वती की उपाधि व तीर्थ यात्रा करके समाप्ति, दोस्तों इसने तीर्थ यात्रा करके समाप्ति भी की। और दोस्तों संस्कृत आचार्य जगन्नाथ को दोस्तों महाकवि राम की उपाधि दी इसने। सबसे प्रमुख योगदान दोस्तों इसका जो पुत्र था दोस्तों दारा शिकोह ने दिया। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं दारा शिकोह के बारे में। तो दोस्तों दारा शिकोह शाहजहां का सबसे योग्य पुत्र था। अरबी, फारसी व संस्कृत भाषा का महान विद्वान था। कादरी उपनाम से कविताएं लिखता था। और दोस्तों गुरु मुल्ला साहिब बदख्शी, दोस्तों इसके जो गुरु थे वो कौन थे, मुल्ला साहब बदख्शी थे। और दोस्तों इतिहासकार यहाँ पे दोस्तों इसकी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इतिहासकार लेन पोल ने इसको किसकी संज्ञा दी है दोस्तों, लघु अकबर यानी मिनी अकबर से। तो दोस्तों इसके बाद शाह बुलंद इकबाल, दोस्तों ये शाहजहां द्वारा उपाधि दी गई थी इसको, शाह बुलंद इकबाल की।
तो दोस्तों फारसी अनुवाद किस किस का किया इसने? रामायण का करवाया, भगवत गीता, योग वशिष्ठ, और दोस्तों उपनिषद का सर ए अकबर नाम से। तो दोस्तों क्या होता है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों शाहजहाँ की जो चित्रकला और संगीत के बारे में। तो दोस्तों इसके जो प्रमुख चित्रकार थे दोस्तों वो कौन कौन से थे? एक तो थे दोस्तों मोहम्मद फ़कीर, और दोस्तों कौन है नेक्स्ट है मीर हासिम। प्रमुख जो संगीतकार थे दोस्तों इसके दरबार में वो कौन थे? लाल खां, जिसको गुण समंदर की उपाधि दी गई थी। शाह बुलंद इकबाल के रूप में दोस्तों दारा सिकों को जाना जाता है दोस्तों, इसकी भी हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। शाहजहाँ ने असम खां को वजीर पद व मावत खां को खाने खाना की उपाधि प्रदान की। इसने नूरजहाँ को 2 लाख रुपए प्रति वर्ष पेंशन देकर लाहौर जाने दिया और 1645 में इसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों शाहजहाँ ने 1632 में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। तो दोस्तों इसने क्या कहते हैं दोस्तों, ये तो हम इसकी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं, तो दोस्तों इसने है ना ताजमहल का कंस्ट्रक्शन दोस्तों कब शुरू हुआ था? 1631 में। ताजमहल का कंस्ट्रक्शन 1631 में शुरू हुआ था और दोस्तों 1653 में दोस्तों ख़त्म हो गया था, यानी दोस्तों 22 साल लगे थे ताजमहल को बनाने में। और दोस्तों इसके जो निर्माण में ना ताजमहल का निर्माण में दोस्तों जो योगदान है वो भारत प्लस फारस के विशेषज्ञों को है। और दोस्तों जो पितरादूरी शैली का प्रयोग करके ताजमहल को बनवाया गया है, यानी दोस्तों पितरादूरी शैली होती है दोस्तों, ये क्या होती है? लेंथ, ब्रेड्थ और दोस्तों हाइट दोस्तों तीनों सेम होती हैं। और दोस्तों संगमरमर के जो पत्थर है ना उसको तराश कर इसमें कलर्ड स्टोन्स भरने की जो कला है दोस्तों वो क्या है? पितरादूरा शैली है दोस्तों। ये क्या है? एक ईरानी शैली है। तो दोस्तों मुगल काल में सबसे पहले हुमायूं के मकबरे में ही संगमरमर का प्रयोग किया हुआ था दोस्तों। एतमादुल्ला का मकबरा भी मुगल काल का पहला ऐसा मकबरा है जिसमें जो ये है दोस्तों ये जो शैली है ना पितरादूरा शैली का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर क्वेश्चन ये पूछे ना तो कि पितरादूरा शैली का जो सबसे पहले प्रयोग हुआ है वो कहाँ हुआ है, तो दोस्तों आपका आंसर आएगा एतमादुल्ला का मकबरा। तो दोस्तों 1636 में शाहजहाँ दक्कन अभियान पर गया, तो दक्कन अभियान पर गया तो दोस्तों इसे एक हीरो का व्यापारी मीर जुमला तो मिला। तो दोस्तों इसी मीर जुमला द्वारा गिफ्ट किया गया संसार का फेमस डायमंड कोहिनूर हीरा। जब ये दक्कन अभियान पर गया तो वहाँ पर मौजूद सैयद मोहम्मद नाम का रूलर रूल किया करता था। जब सैयद मोहम्मद पर शाहजहाँ ने अटैक किया तो उसने शाहजहाँ की अधीनता स्वीकार की, क्योंकि शाहजहाँ ने उससे एक रेवेन्यू की बड़ी रकम मांगी, जिस रकम को देने में शायद जो सैयद था वो असमर्थ था। तो इसलिए इसने अपने ही साम्राज्य के हीरो के व्यापारी मीर जुमला के हाथों से गिफ्ट करवाया कोहिनूर हीरा शाहजहाँ को। तो दोस्तों 1638 में इसने जो राजधानी थी ना वो आगरा से दिल्ली ट्रांसफ़र कर दी। तो दोस्तों इसके बाद इसने एक सिटी बसाई दोस्तों, इसका क्या नाम है? शाहजहानाबाद दोस्तों, जिसको क्या कहा जाता है एट प्रेजेंट ओल्ड दिल्ली। यही वर्तमान में क्या है दोस्तों? ओल्ड दिल्ली है। और दोस्तों इसने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया, मोती मस्जिद का निर्माण करवाया दोस्तों, शीश महल का भी निर्माण करवाया दोस्तों। जामा मस्जिद और लाल किले का डिज़ाइन भी उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा बनवाया गया था। तो दोस्तों इसने 4 गेटों की भी स्थापना की दोस्तों। एक तो दिल्ली गेट, अजमेरी गेट है, कश्मीरी गेट है, लाहौरी गेट है। तो दोस्तों पंचमहल का जो निर्माण है दोस्तों ये कुछ नहीं आता है दोस्तों। पंचमहल है ना, पंचमहल किसने बनवाया था? पंचमहल दोस्तों शाहजहाँ ने नहीं, अकबर ने बनवाया था दोस्तों। ये चीज़ याद रखना, ये मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों एक जो गोल्डन थ्रो था यानी स्वर्ण सिंहासन इसने बनवाया। इसने जो एक गोल्डन थ्रोन बनवाया यानी स्वर्ण सिंहासन, जिसको क्या कहा जाता है? मयूर सिंहासन, जिसको क्या कहा जाता है? तख्ते तऊस। और दोस्तों इसका जो मुख्य कलाकार था वो कौन था दोस्तों? बेबादल खां। इसका जो निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। और दोस्तों गोलकुंडा की खान से कोहिनूर हीरा लगवाया था इसी पीकॉक थ्रोन पर। तो शाहजहाँ ने इतनी सारी इमारतें बना तो ली, परंतु इसका नतीजा ये हुआ कि शाहजहाँ के राजकोष का ना पैसा ख़त्म होने लगा और ये चिंता इसके बेटों को नहीं लगी। एक बार 1657 में मुगल बादशाह शाहजहाँ बीमार हुआ और बेड रेस्ट पर पहुंचा, तो इसने ज़रों के दर्शन
तो दोस्तों इसने क्या कर दिया, झरों के दर्शन, झरों के दर्शन के लिए आना बंद कर दिया। तो दोस्तों जी ये झरों क्या आता है, क्योंकि दोस्तों अकबर के टाइम से ना मुगल काल में एक प्रथा चली थी कि जिसके तहत मुगल बादशाह रोज़ एक बार किले पर आकर के जनता को दर्शन दिया करता था। लेकिन ये प्रथा शाहजहाँ फॉलो नहीं कर पाए, क्योंकि उसने झरों के दर्शन के लिए आना बंद कर दिया, क्योंकि वो बेड रेस्ट पर था। इसलिए जनता को ऐसा लगा कि मुगल बादशाह शाहजहाँ की मृत्यु हो गई है। और जब शाहजहाँ को इस बात का पता चला तो शाहजहाँ को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि दिल्ली की जनता बगावत कर दे। इसलिए शाहजहाँ ने अपने बड़े बेटे तो इसका जो बड़ा बेटा था ना दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और कहा कि जो इज्जत और रुतबा आप मुझे बस बख्शते आई है वो दारा शिकोह को बख्शें, क्योंकि अगला मुगल बादशाह दारा शिकोह बनेगा। जैसे ही दारा शिकोह को मुगल बादशाह बनाया गया, चारों भाइयों में गहरा युद्ध छिड़ गया और इस सिंहासन की जो लड़ाई था ना उसमें कौन जीता दोस्तों, औरंगजेब जीता। तो दोस्तों औरंगजेब ने 1658 में दारा शिकोह को पराजित करके पहला राज्याभिषेक कब करवाया दोस्तों, पहला राज्याभिषेक करवाता है और उसके बाद अगला मुगल बादशाह बन जाता है। दोस्तों खुद के ही पिता जो शाहजहाँ है ना, खुद के पिता शाहजहाँ को अरेस्ट करवाता है 1658 में, 1658 में खुद के ही पिता को अरेस्ट करवा देता है वो आगरा के किले में। और दोस्तों जो ताजमहल है ना, ताजमहल के पास दोस्तों इसका जो टॉम है वो उधर ही है। और दोस्तों इसकी जो बायोग्राफी है उसका क्या नाम है दोस्तों, शाहजहाँनामा, जो किसने लिखी है दोस्तों, इनायत खान ने दोस्तों इसकी जो बायोग्राफी है वो लिखी है। और शाहजहाँ के दरबार में दोस्तों जो प्रसिद्ध चित्रकार थे वो कौन थे, शाहजहाँ के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार थे मोहम्मद फ़कीर और मीर हासिम। मोहम्मद फ़कीर और दोस्तों कौन सा दूसरा, मीर हासिम। दोस्तों शाहजहाँ ने संगीतज्ञ लाल खां को गुण समंदर की उपाधि सम्मानित किया, जिसकी भी हम दोस्तों ऑलरेडी बात कर चुके हैं। और दोस्तों शाहजहाँ के दरबार में दो संस्कृत कवि थे दोस्तों, कौन कौन से थे, एक तो वंशीधर था और दूसरा था वो था हरिनारायण मिश्र। तो दोस्तों अब हम आगे बात करेंगे औरंगजेब आलमगीर, यानी दोस्तों इसको जो उपाधि मिली हुई है, किसकी उपाधि मिली हुई है, आलमगीर की। और दोस्तों इसका जो रूलिंग पीरियड है वो कितना है, 1658 से 1707, 1658 से 1707 दोस्तों क्या है इसका जो रूलिंग पीरियड है। और दोस्तों मुगल साम्राज्य का छठा और अंतिम प्रभावी बादशाह है दोस्तों, ये प्रभावी है दोस्तों मुगल साम्राज्य का। दोस्तों इसका जो जन्म होता है दोस्तों कब होता है, 1618 में दोस्तों इसका जन्म होता है। और इसका जो पिता है वो दोस्तों वो कौन है, शाहजहाँ। तो दोस्तों इसके जो पिता है उसके शाहजहाँ के उसके दोस्तों 4 पुत्र होते हैं, दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और दोस्तों जो नेक्स्ट है दोस्तों वो है मुराद बख्श। तो दोस्तों इसकी जो 3 पुत्रियाँ थे, जहाँ आरा, रोशन आरा। और दोस्तों इनकी हम दोस्तों ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं दोनों के बाद। तो दोस्तों मुगल काल में ना जो सर्वाधिक मनसबदार थे, मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार, मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार दोस्तों मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार इसी के काल में थे। तो दोस्तों इसका जो गुरु था ना, इसके जो गुरु का क्या नाम था दोस्तों, मीर मोहम्मद हकीम। इसका जो गुरु था दोस्तों उसका क्या नाम था, मीर मोहम्मद हकीम, इसके गुरु का नाम था। तो दोस्तों 1618 में जब इसका जन्म होता है उज्जैन में, तो दोस्तों एस्ट्रोलॉजर होते हैं ना, जो एस्ट्रोलॉजर क्या कर देते हैं, भविष्यवाणी कर देते हैं कि आपका जो ये बेटा ना यही आपकी मौत का कारण बनेगा। तो दोस्तों 1637 में ना, 1637 में ये मैरिड कर लेते हैं, यानी इसकी शादी हो जाती है दोस्तों किससे, दिलरास बानो बेगम से, दिलरास बानो बेगम जो इतिहास में प्रसिद्ध हैं रबिया बीवी या फिर रबिया उद दुर्रानी। तो दोस्तों शाहजहाँ ने अपने बाकी बेटों को दोस्तों तलवार और घुड़सवारी सिखाने के लिए भेजते थे, जबकि जो औरंगजेब था ना
औरंगजेब को मदरसों में दोस्तों मुस्लिम शिक्षा के लिए भेजते थे। और इसका कारण ये, तो दोस्तों इसको क्या क्या हुआ, जो ये औरंगजेब था ना, औरंगजेब को जो कुरान शरीफ है ना, कुरान शरीफ दोस्तों इतनी रटवा दी गई थी कि यही कुरान शरीफ इसकी आत्मा में बस गई और ये बन गया पक्का सुन्नी मुसलमान। तो दोस्तों अपनी धार्मिक कट्टरता के कारण इसे जिंदा पीर कहा जाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार आया हुआ है कि मुगल काल का कौन सा शासक जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। जिंदा पीर, जिंदा पीर दोस्तों किसको कहा जाता है? औरंगजेब को कहा जाता है जिंदा पीर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन ध्यान रखना। दोस्तों बीबी का मकबरा है ना, बीबी का मकबरा दोस्तों औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा औरंगाबाद, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। और दोस्तों इसको क्या कहा जाता है? ताजमहल की बदसूरत नकल कहा जाता है दोस्तों इसको, जो सेकंड ताजमहल कहा जाता है, ताजमहल की बदसूरत नकल बीबी के मकबरे को कहा जाता है। और दोस्तों जब ताजमहल बन रहा था तो आगरा में शाहजहां ने मुगल राजकोष का सारा कोष खत्म कर डाला। इसकी चिंता हुई इसके बेटों को। अब शाहजहां बेड रेस्ट पर गया तो इसने उत्तराधिकारी घोषित किया दारा सिकों को। तो चारों भाइयों में युद्ध शुरू हो गया। तो दोस्तों जो सक्सेसरशिप का जो युद्ध होता है ना दोस्तों, अब हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला जो बैटल होता है ना, बैटल और सक्सेसरशिप यानी उत्तराधिकार के युद्ध होता है 1658 में। 1658 में होता है बैटल ऑफ बहादुरपुर, बैटल ऑफ बहादुरपुर, बहादुरपुर का युद्ध या फिर बहादुरगढ़ का युद्ध। तो दोस्तों ये जो बैटल ऑफ बहादुरपुर होता है ना दोस्तों, किन किन के मध्य होता है दोस्तों? शाह शुजा, शाह शुजा और दोस्तों जो नेक्स्ट है वो है रॉयल आर्मी, रॉयल आर्मी के बीच में। तो दोस्तों जो रॉयल आर्मी है ना, रॉयल आर्मी का जो नेतृत्व है वो कौन कर रहे हैं दोस्तों? जय सिंह, जय सिंह और सुलेमान सिको, सुलेमान सिको। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाता है दोस्तों? शाह शुजा हार जाता है और दोस्तों जो रॉयल आर्मी है ना वो जीत जाती है। जैसे ही बात हार की पहुंची औरंगजेब के पास, तो औरंगजेब ने स्ट्रेटजी तैयार कर दी कि कहा कि अब हम अलग अलग जाकर मुगलों की जो शाही सेना है ना उस पर अटैक करेंगे और जो रॉयल आर्मी है ना वो डेफिनेटली हार जाएगी। और संदेश भिजवाया मुराद बख्श को और कहा कि जब मैं मुगल बादशाह बनूंगा तो तुम्हें टोटल रेवेन्यू का 1/3 हिस्सा तुम्हें दूंगा और उत्तर और पश्चिम भारत की जिम्मेदारी आपको दूंगा, यानी आपके नाम कर दूंगा। इसी बात से संतुष्ट होकर मुराद बख्श अपनी सेना को औरंगजेब की सेना के साथ सम्मिलित कर देता है और दोनों ने मिलकर शाही सेना के खिलाफ दोस्तों 1658 में दूसरा युद्ध कर देते हैं। तो दोस्तों 1658 में होता है बैटल ऑफ धर्मट, बैटल ऑफ धर्मट, धर्मट का युद्ध। तो दोस्तों ये जो धर्मट का युद्ध होता है वो किन किन के बीच में होता है? औरंगजेब, औरंगजेब, मुराद बख्श, औरंगजेब मुराद बख्श, ये दोस्तों ये दोनों तो एक तरफ होते हैं और दोस्तों जो दूसरी तरफ होती है वो होती है रॉयल आर्मी यानी शाही सेना। तो दोस्तों उस समय जो रॉयल आर्मी का नेतृत्व कर रहे थे वो कौन कर रहे थे दोस्तों? जसवंत सिंह और कासिम खां। तो दोस्तों इसमें है ना औरंगजेब और दोस्तों मुराद बख्श की दोस्तों ये सेना है ना वो जीत जाती है और दोस्तों जो रॉयल आर्मी है ना वो हार जाती है दोस्तों इसमें। बाद में दारा सिकों ने मुगल सेना तैयार की और नेतृत्व भी किया और बढ़ चला औरंगजेब की ओर। तो दोस्तों 1658 में दोस्तों क्या होता है? सामूगढ़ की लड़ाई होती है 1658 में ही, बैटल ऑफ सामूगढ़, सामूगढ़, बैटल ऑफ सामूगढ़ यानी सामूगढ़ का युद्ध। तो दोस्तों सामूगढ़ का युद्ध दोस्तों किन किन के बीच में होता है? दारा सिकों,
दारा शिकोह और दोस्तों औरंगजेब और मुराद बख्श। औरंगजेब और दोस्तों मुराद बख्श। तो दोस्तों ये जो सामूगढ़ का युद्ध होता है दोस्तों, इसमें कौन जीत जाता है? औरंगजेब और दोस्तों मुराद बख्श। दोस्तों इसमें दारा शिकोह हार जाते हैं। तो मुराद बख्श और औरंगजेब ने आगरा के किले को चारों तरफ से घेर डाला। तो उस समय शाहजहां आगरा के किले में था, इसलिए शाहजहां ने संदेश भिजवाया औरंगजेब के पास और अकेले नहीं हत्थे मिलने के लिए आगरा के किले में बुलवाया। तो औरंगजेब डेयरिंग मैन था, तो अकेले ही बिना हथियार लिए चल दिया आगरा के किले में। जब वो आधे रास्ते में पहुंचा तो आगरा के किले में उसे शाहजहां के खिलाफ भड़का दिया और कहा कि शाहजहां ने आपको निहत्थे आने के लिए मारने की साजिश रची है। इस बात से नाराज हुआ औरंगजेब और आधे रास्ते से ही वापस चला गया और वापस लौटा। तब शाहजहां को संदेश भिजवाया और कहा कि अब वो जीवन भर कभी भी शाहजहां की शक्ल नहीं देखेगा और कसम खाएं कि जब तक दारा शिकोह का सर नहीं काट देगा चैन से नहीं बैठेगा। तो आगरा के किले पर अधिकार किया औरंगजेब ने और 1658 में अरेस्टेड शाहजहां। तो दोस्तों 1658 में दोस्तों 1658 में आगरा के किले पर प्रथम राज्याभिषेक होता है इसका, फर्स्ट कोरोनेशन। दोस्तों औरंगजेब को सिंहासन मिल चुका था, तो अब बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी मुराद बख्श की। तो अगला काम इसने मुराद बख्श को ही मार डालने का किया। जैसे ही मुराद बख्श की खबर शाह शुजा के पास पहुंची तो शाह शुजा ने 1659 में आक्रमण कर दिया औरंगजेब पर। तो दोस्तों 1659 में ही दोस्तों क्या होता है, प्रसिद्ध युद्ध लड़ा जाता है, बैटल ऑफ खंजुआ का युद्ध। तो दोस्तों बैटल ऑफ खंजुआ लड़ा जाता है। तो दोस्तों जो बैटल ऑफ खंजुआ है ना, किस किस के बीच में लड़ा जाता है दोस्तों? औरंगजेब और दोस्तों शाह शुजा के बीच में। तो दोस्तों इस युद्ध में ना दोस्तों औरंगजेब जीत जाता है और दोस्तों शाह शुजा हार जाता है और दोस्तों शाह शुजा की हत्या कर देता है औरंगजेब। दोस्तों फाइनली दोनों भाई मार दिए गए। अब दावेदार बचे औरंगजेब और दोस्तों दारा शिकोह। तो दोस्तों 1659 में होता है बैटल ऑफ देवराई। यानी देवराई का युद्ध। तो दोस्तों इस युद्ध में दोस्तों किन किन के बीच में होता है दोस्तों ये युद्ध? औरंगजेब, दोस्तों जो फाइनल मैच होता है ये फाइनल बैटल होता है, ये किस किस के बीच में होता है? औरंगजेब और दोस्तों दारा शिकोह के बीच में। तो दोस्तों औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में दोस्तों ये युद्ध होता है 1659 में, बैटल ऑफ देवराई। तो दोस्तों इसमें दारा शिकोह हार जाता है और दोस्तों जो जीत जाता है वो कौन जीत जाता है? औरंगजेब। तो दारा शिकोह को गिरफ्तार कर लिया और दिल्ली में जाकर इसने फतवा जारी कर दिया कि दारा शिकोह के खिलाफ और काजियों के द्वारा मृत्युदंड दिलवा दिया और इसने इसकी डेड बॉडी को पूरी की पूरी दिल्ली में घुमाया और फाइनली औरंगजेब ने अपना दूसरा राज्याभिषेक करवाया 1659 में दिल्ली के लाल किले के अंदर। तो दोस्तों सबसे पहला जो इसका कोरोनेशन था वो था 1658 में और जो नेक्स्ट है ना वो 1659 में लाल किले में करवाया। लाल किले में इसका सेकंड कोरोनेशन हुआ। तो दोस्तों शेख चिल्ली का मकबरा बनवाया था दोस्तों शाहजहां ने हरियाणा में। कहाँ बनवाया दोस्तों? कुरुक्षेत्र में बनवाया था। तो दोस्तों औरंगजेब ने ना सिक्कों पर कलमा छपवाने पर प्रतिबंध लगवाया। तो दोस्तों औरंगजेब ने क्या किया दोस्तों? सिक्कों पर कलमा छपवाने पर प्रतिबंध लगाया। दास प्रथा सती प्रथा पर प्रतिबंध। दास प्रथा सती प्रथा दोस्तों दास प्रथा और सती प्रथा पर प्रतिबंध लगवाया। दोस्तों तम्बाकू जिसको क्या कहा जाता है, हम तम्बाकू भी कहते हैं, तम्बाकू शराब और दोस्तों जुआ खेलने पर प्रतिबंध लगाया। और दोस्तों इसने क्या कर दिया 1664 में पुनः इसने तीर्थ यात्रा कर लगा दिया दोस्तों। तो दोस्तों औरंगजेब के ही समकालीन दक्षिण में एक और साम्राज्य का उदय हुआ जिसे मराठा साम्राज्य कहा जाता है। और दोस्तों जहां एक तरफ से औरंगजेब हिंदुस्तान से हिंदू धर्म को ख़त्म करने की कसम खाया करता था, वहीं दूसरी तरफ शिवाजी जो
जो हिंदू बादशाह था दोस्तों, वो कसम खाया करता था कि हिंदुस्तान में हिंदू धर्म के संरक्षण की। तो और इसी के समकालीन सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह भी संघर्ष करेंगे औरंगजेब के खिलाफ, जिन्हें हम सच्चा बादशाह या पादशाह कहा जाता है। दोस्तों शिवाजी का मानना था कि वह मुगलों की सेना को नहीं हरा सकता, परंतु उसने मुगलों को आर्थिक नुकसान की ठानी और मुगलों का जो बंदरगाह था ना सूरत, दोस्तों वहाँ पर समय समय पर वो लूट करते हैं। तो दोस्तों 1664 में ना, 1664 में फर्स्ट लूट ऑन सूरत। दोस्तों जो इसकी जो पहली लूट है ना, वो 1664 में सूरत बंदरगाह को लूट लिया और इससे भारी नुकसान पहुंचा औरंगजेब को। और जब औरंगजेब को ध्यान पहुंचा शिवाजी की तरफ, तो औरंगजेब ने अपने सेनापति जय सिंह को अटैक करने के लिए शिवाजी के पास भेजा। दोनों के बीच दोस्तों 1665 में हो जाती है पुरंदर की संधि, ट्रीटी ऑफ पुरंदर। दोस्तों दोनों के बीच में ट्रीटी ऑफ पुरंदर हो जाती हैं और इसी संधि में कहा गया था कि शिवाजी ने तुमसे जितने भी मुगलों के किले को जीता है, कि तुमने जितने भी मुगलों के किलों को जीता है वो वापस करने होंगे। और दूसरा समझौता था कि शिवाजी को जय सिंह के साथ चलना होगा औरंगजेब के पास दरबार में वार्ता करने के लिए। तो दोस्तों शिवाजी ने कबूल किया जय सिंह के साथ जाना और जय सिंह ने पेश किया शिवाजी को। दोस्तों धोखे से औरंगजेब ने शिवाजी को अरेस्ट करवा लिया और कैद करके जयपुर भवन आगरा में रखा। तो दोस्तों लेकिन शिवाजी मुगलों की कैद से फरार हो गया और दोस्तों 2 साल तक मुगलों की कैद में रहने के बाद 1670 में दोस्तों 1670 में क्या करता है दोस्तों, 1670 में सेकेंड लूट ऑफ सूरत, यानी दोस्तों 1670 में दोस्तों दूसरी लूट कर देता है। 1670 में दोस्तों दूसरी लूट कर देता है कौन, शिवाजी। तो दोस्तों 1668 में सभी हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिया इसने दोस्तों, नवरोज और मुहर्रम पर भी 1668 में नवरोज पर भी लगा दिया, नवरोज और मुहर्रम। तो दोस्तों दोनों त्योहारों पर दोस्तों इसने प्रतिबंध लगवा दिया। और दोस्तों 1669 में इसने क्या किया, 1669 में सोमनाथ टेम्पल, गुजरात का सोमनाथ टेम्पल यानी सोमनाथ मंदिर हो गया। काशी विश्वनाथ है, काशी विश्वनाथ हो गया दोस्तों। जो नेक्स्ट है वो है केशव राय टेम्पल मथुरा में। तो दोस्तों इसने और नेक्स्ट काम किया तो क्या है दोस्तों, इसने सिजदा और पाईबोस पाईबोस को दोस्तों इसने क्या कर दिया, बैन कर दिया। तो दोस्तों 1675 में क्या हुआ 1675 में जो सिखों के 9वें गुरु थे ना, गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी जाती है औरंगजेब के द्वारा। दिल्ली में ही गुरु तेग बहादुर और उसके साथियों को बुलाया औरंगजेब ने और कहा इस्लाम कबूल करने को, लेकिन गुरु जो तेग बहादुर था ना, तेग बहादुर ने साफ मना कर दिया कि हम कबूल नहीं करेंगे। तो औरंगजेब ने ही गुरु तेग बहादुर का सर कटवा दिया और दिल्ली के लाल किले के सामने जहाँ पर एक प्रसिद्ध गुरुद्वारा है जिसे हम क्या कहा जाता है दोस्तों, गुरुद्वारा शीशगंज। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों जो सिखों के दोस्तों 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर का सर कटवा दिया था, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, गुरुद्वारा शीशगंज साहिब कहते हैं दोस्तों इसको, जो चांदनी चौक के पास है। तो दोस्तों 1679 में दोस्तों ये क्या करता है, 1679 में पुनः जजिया टैक्स लगा देता है दोस्तों, पुनः जजिया कर लगा जाता है दोस्तों। 1681 में क्या होता है, रिवोल्ट ऑफ अकबर का रिवोल्ट होता है दोस्तों। इसमें अकबर की मदद कौन करता है दोस्तों, संभाजी दोस्तों, शिवाजी के बेटे। तो दोस्तों 1682 में जो इसका जो युद्ध होता है साउथ इंडिया मिशन, यानी दोस्तों दक्षिण भारत अभियान होता है दोस्तों। दक्षिण भारत अभियान में
अभियान के बाद दोस्तों 1689 में क्या होता है, 1689 में क्या कहता है, अटैक ऑन संभाजी, संभाजी पर अटैक कर देता है और दोस्तों इसकी हत्या कर देता है। दोस्तों जो संभाजी हैं, संभाजी, तो दोस्तों इसकी जो वाइफ है वो है ये सुबाई, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। और दोस्तों इसका जो सन है साहू, उसको भी अरेस्ट कर दिया जाता है। 17 साल तक कैद में रहना पड़ेगा, यानी औरंगजेब के मरने के बाद। और अगला मराठा शासक बनेगा छत्रपति शाहू महाराज। तो दोस्तों औरंगजेब के एब्सेंस में दिल्ली का शासन उसका वजीर असद खान चलाता था। तो मुगल काल में सबसे अधिक 31 वर्षों तक वजीर रहने वाला व्यक्ति था। दोस्तों औरंगजेब के शासनकाल में हिंदू मंत्रियों की संख्या सर्वाधिक थी। दोस्तों ये क्वेश्चन याद रखना कि औरंगजेब के शासनकाल में ना हिंदू मंत्रियों की जो संख्या थी वो सर्वाधिक थी। और दोस्तों 1707 में क्या हो जाता है दोस्तों, इसकी डेथ हो जाती है। 1707 में क्या हो जाता है, इसका डेथ हो जाता है अहमदनगर में। और दोस्तों इसकी जो ग्रेव है ना, इसकी कब्र कहाँ है दोस्तों, दौलताबाद महाराष्ट्र में। और दोस्तों इसकी जो बायोग्राफी है उसका क्या नाम है, आलमगीरनामा। एंड दोस्तों इसको जो उपाधि मिली थी आलमगीर की, उसकी इसी के नाम पर इसका क्या नाम कर रखा जाता है, आलमगीरनामा। दोस्तों कौन लिखता है इसको दोस्तों, काजिम सिराजी, मध्य भारत का आखिरी शासक है। और दोस्तों इसने सूरत बंदरगाह को ना मक्का दवार कहा है, सूरत बंदरगाह को क्या कहा है, मक्का दवार। तो दोस्तों ये था दोस्तों औरंगजेब के बारे में। तो दोस्तों हमने कंप्लीट कर लिया है दोस्तों मुग़ल एम्पायर। तो दोस्तों जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते थे दोस्तों मैंने सभी करवा दिए हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो दोस्तों ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों एक बार इसके बारे में भी बता देता हूँ दोस्तों। सुन्नी मुसलमान और शरीयत में आस्था के कारण इसको क्या जाता है, जिंदा पीर। और दोस्तों इसने अनेक फरमान जारी किए जिन्हें क्या कहा जाता था, जवाबीत द्वारा संकलित किया गया था। दोस्तों सिक्कों पर कलमा लिखवाना बंद कर दिया इसने। नवरोज गायन, झरोखा दर्शन और दोस्तों जन्मदिन पर तोलने की प्रथा जो थी पहले जो चली आ रही थी दोस्तों, वो ये सभी इसने बंद करवा दी। हालांकि स्वयं वीणा वादन करता था ये दोस्तों, इसने कहा जाता है कि दोस्तों इसने वीणा वादन भी बंद करवा दिया था, लेकिन ये स्वयं क्या था, एक वीणा वादक था। दोस्तों भारतीय शास्त्रीय संगीत की सर्वाधिक फारसी पुस्तकें इसी काल में लिखी गई। भारतीय शास्त्रीय संगीत की सर्वाधिक फारसी पुस्तकें इसी काल में लिखी गई। दोस्तों 1679 में क्या होता है दोस्तों, जजिया जो टैक्स है ये पुनः लगा देता है। और दोस्तों 1711 में इसको समाप्त कर देता है जो नेक्स्ट रूलर आता है वो। तो दोस्तों औरंगजेब ने सर्वाधिक हिंदू अधिकारी नियुक्त किए। सोमनाथ मंदिर गुजरात, विश्वनाथ मंदिर बनारस और जहांगीर के काल में वीर सिंह देव द्वारा निर्मित केशवराय मंदिर मथुरा को तोड़ दिया दोस्तों इसने। और दोस्तों इसने औरंगजेब ने ना भारत को क्या कहा है दोस्तों, दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम बनाने चाहता था, यानी काफिरों का देश है दोस्तों, इस्लाम का देश। क्योंकि दोस्तों इसको इतनी कुरान पढ़ा दी गई थी, इतनी रटवा दी गई थी कि दोस्तों इसको आगे पीछे कुरान ही दिखती थी। तो दोस्तों औरंगजेब की मृत्यु कब होती है दोस्तों, 20 फरवरी 1707 को। तो दोस्तों औरंगजेब के समय सूबों की संख्या थी 20। फ्रांसीसी यात्री फ्रोंकाइस बर्नियर औरंगजेब के चिकित्सक थे। तो दोस्तों औरंगजेब के चिकित्सक कौन थे, बर्नियर। औरंगजेब का पुत्र अकबर ने दुर्गादास के बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। तो दोस्तों इसके बाद सिखों के दोस्तों 9वें गुरु थे दोस्तों, इसका सर कटवा दिया था दोस्तों। इसी के कारण दोस्तों दिल्ली में क्या है, गुरुद्वारा शीशगंज साहिब। तो जय सिंह और दोस्तों शिवाजी के बीच में संधि हुई थी दोस्तों, पुरंदर की संधि 1665 को। तो दोस्तों 1685 में बीजापुर व 1687 में औरंगजेब गोलकुंडा को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिलाया। तो दोस्तों इसको क्या उपाधि दी गई है दोस्तों, तो दोस्तों ये जो है कंप्लीट हम करवा चुके हैं दोस्तों मुगल एम्पायर। तो दोस्तों
आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो दोस्तों जैसी भी आपको लगी दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और दोस्तों अगर तो लेकिन दोस्तों इसके साथ है ना आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है ना वो जरूर लगाना, आपको पता चल जाएगा कंटेंट कैसा है। तो दोस्तों मैंने अपनी तरफ से दोस्तों शानदार कंटेंट दिया हुआ है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों लगी है तो इसको दबा के लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, साथ ही बेल आइकन को दबाओ ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट आपको मिलते रहें। धन्यवाद, जय हिंद।